हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा पेपर है वो है 2019 का प्री। ठीक है, एमपीपीसीएस का जो 2019 में प्री हुआ था उसका सेट नंबर ए है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि आपका है सेट नंबर ए से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से कि कौन से अमेंडमेंट के बिहाफ पर आपका जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का उसको हटा दिया गया था। तो वो है आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के बिहाफ पर। ठीक है, 1978 में जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसके बिहाफ पर आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के आपका कानूनी अधिकार के रूप में चेंज कर दिया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट है? 44th। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में जो दल विहीन प्रजातंत्र है वो है आपका राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा क्या है? दल विहीन प्रजातंत्र। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो फर्स्ट लेडी जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी भारत की वो कौन थी? वो थी आपकी बीएस रमा देवी। बीएस रमा देवी पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी जो कि भारत में बनी थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? कौन सा आर्टिकल आपके इंडिया में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 149। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आर्टिकल नंबर 149 आपका निर्धारित करता है क्या? कर्तव्यों को आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? वो कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो वो है आपकी एल एम सिंघवी समिति, है ना। एल एम सिंघवी समिति आपकी थी जिसने क्या कहा था? जिसने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, छठे क्वेश्चन पर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है ना, और किस खेल से, मतलब ये क्वेश्चन है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? किस खेल के लिए ये ग्राउंड मशहूर है? तो ये है आपका क्रिकेट के लिए, है ना। क्रिकेट का स्टेडियम है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई, है ना। तो घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है आपकी 2007 में। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2007। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ऐसा कौन सा अवार्ड है जो कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो वो है आपका एकलव्य अवार्ड, है ना। एकलव्य अवार्ड ऐसा अवार्ड है जो कि खेल के फील्ड में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, एकलव्य अवार्ड। बाकी के सारे अवार्ड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दिए जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता था? तो ये 2018 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, बट इसका आंसर अगर मैं बताऊँ तो ये हो जाएगा आपका सोनू गोलकर, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 10वां। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? मुस्कान किरार कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये है आपका तीरंदाजी।
ठीक है। मुस्कान किरार किस गेम से हैं? तीरंदाजी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11वां क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा क्षेत्र की स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूरब, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पश्चिम से पूरब की बात कर रहे हैं तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, है ना। तो पश्चिम से पूरब की ओर उसकी स्थिति दर्शाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ना। पश्चिम से पूरब की ओर बता रहा है, तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो बड़वानी की पहाड़ियाँ सबसे पहले होंगी, बड़वानी, फिर महादेव, फिर मैकाल श्रेणी। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि जो बनाती हैं वो कौन बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंबल। सी ऑप्शन इज करेक्ट, चंबल इसका सही आंसर हो जाएगा, चंबल, ठीक है। फिर आते हैं आपके 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधित नंबर कौन सा है? जो इंदौर से जयपुर को जोड़ता है वो कौन सा नेशनल हाईवे है, ठीक है, उसका क्या नया नाम बंद कर दिया गया है? तो उसका आंसर होगा आपका नेशनल हाईवे नंबर 52, NH 52, जो कि इंदौर से जयपुर को जोड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? जो परमार राजवंश है उसके इतिहास को कौन सा स्रोत बताता है? तो आपका जो ये आंसर होगा वो होगा आपका डी, क्योंकि ये तीनों ही किताबें आपकी परमार राजवंश की बातें बताती हैं। पद्म गुप्त का नव साहस चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों ही किताबें ऐसी हैं जो कि आपके परमार राजवंश का इतिहास बताती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है तो वो किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है आपके परमार राजा भोज ने, है ना। तो परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में क्या बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है ना। अभी कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो कि वर्किंग प्रोसेस में नहीं है? तो ये आपको मैं बता दूं 2019 का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो अब वर्किंग में हो गया हो तो आप ये मत कहिएगा कि गलत मार दिया है। ये 2019 के बिहाफ पे है। तो ये कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो वो है आपका पन्ना, ठीक है। पन्ना एयरपोर्ट अभी वर्किंग में नहीं है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये 14-18 के जो अध्यक्ष थे वो पूछे हैं इसमें। तो ये अगर हम बताएं तो ये थे आपके 14-18 में अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, डॉक्टर सीतासरन शर्मा, ठीक है। ये 2014-18 के जो अध्यक्ष थे विधानसभा के वो पूछे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? 4 लोग दिए हैं, उसमें राज्यपाल कौन सा स्टेट का नहीं रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें आपके जो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह हैं वो आपके वहाँ के राज्यपाल नहीं रहे हैं, बाकी के तीनों लोग रहे हैं। ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं। बलराम जाखड़ भी रहे हैं, रमेश्वर ठाकुर भी रहे हैं, भाई महावीर भी रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह वहाँ के गवर्नर नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 19। मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो मध्य प्रदेश जो है अगर हम उसको देखें कि वो इस तरीके से बना है ना। तो इसमें कौन से स्टेट की जो सीमा है वो नहीं छूती है? तो वो नहीं छूती है आपके झारखंड की, है ना। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड की बॉर्डर नहीं टच करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में से निम्नलिखित में से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का आयुक्त नहीं रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर अवनी वैश्य, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर अवनी वैश्य यहाँ के
राज्य निर्वाचन आयोग के कोई भी आयुक्त नहीं रहे हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है ना? तो वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस की जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो ये होती है, वायरल इम्पोर्टेड रिकॉर्ड यूजर सर्च्ड, है ना? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वायरस की फुल फॉर्म पूछी थी, वायरल इम्पोर्टेड रिकॉर्ड यूजर सर्च्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्रैकर। ठीक है, जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रैकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, वो कब बना? वो बना है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, है ना? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत पहला साइबर लॉ भारत में बना था। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, है ना? कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो ये है आपका ऑनलाइन चैटिंग, कोई भी साइबर अपराध नहीं है ना? चैटिंग करना कोई भी साइबर अपराध नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ईमेल का पता मार्क डॉट, ये जो भी लिखा हुआ है आपका डॉट इन्फॉर्मेशन का डोमेन क्या है? इसमें डोमेन पूछा कि डोमेन होता क्या है ना? तो डोमेन जो होता है वो होता है आपका ये जो एंड में इंफॉर्मेशन से स्टार्टिंग में लिखा होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ये ईमेल का डोमेन होता है ना? डॉट इन्फॉर्मेशन करके जो आईटी डेस्क लिखा है वो आपका डोमेन है ना? फिर उससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वें क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है ना? तो इसमें पूछा है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका जो अध्यक्ष है और जो अदर सदस्य हैं उसकी जो नियुक्ति की जाती है उसमें कौन कौन मेंबर होता है। तो इसमें पूछ लिया है कि कौन सा उसमें नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 26 का आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा का सभापति। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इसमें मेंबर नहीं होता है। प्रधानमंत्री मेंबर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं है कथन उसको बताना है। तो आपका जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा कि सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्त हेतु पात्र नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो पात्र होते हैं, दोबारा से अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वें पे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो स्टेट मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी पोस्टिंग की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है आपके गवर्नर जी के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार न्यायालयों के जो मामले होते हैं उनका संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम कितने वर्षों की प्रैक्टिस कर रहा हो, है ना? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 7 साल। 7 साल की उस वकील की प्रैक्टिस हो जिसको मानव अधिकार न्यायालयों के मामले में सरकार अपना अभी अधिवक्ता बना सकती है। 7 साल मिनिमम। ठीक है, 7 साल। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो ये आपका अब सिलेबस में से हटा दिया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो इसको अब नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका साइंस एंड टेक से।
निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, सत्यवाम सेट। ठीक है, सत्यवाम सेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32वें। कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है ना? कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोराइड, है ना? ए ऑप्शन इज करेक्ट। फ्लोराइड किसके लिए उत्तरदायी होता है? नॉक-नी सिंड्रोम। नॉक-नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे से दूसरे पुष्प की वतिकाग्र के स्थानांतरण को कहा जाता है, क्या कहलाया जाता है? तो इसमें आपका जो बायो है उससे क्वेश्चन पूछा है, जूलॉजी और बॉटनी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उससे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? इसमें आंसर हो जाएगा आपके 33वें क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, 33वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सत्य पुंजी परागण, है ना? सजात पुष्पी परागण हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कौन सी ऐसी भाषा है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोबोल भी यूज़ की जाती है, पास्कल भी यूज़ की जाती है, बेसिक भी यूज जाती है, तो सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुख गुहा होता है वहाँ से किस चीज़ का पाचन स्टार्ट कर दिया जाता है? तो ये स्टार्ट कर दिया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी, है ना? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य संघ के वर्तमान महासचिव कौन है ना? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके गुटेरेस साहब, बी ऑप्शन इज करेक्ट, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उसका देहावसान हुआ? ठीक है, ऐसा कौन सा चित्रकार था जो कि मध्य प्रदेश में जन्मा था 1992 में और बाद में वो फ्रांस में रहे, फिर बाद में नई दिल्ली में उनका डेथ हो गई? तो वो हैं आपके, कौन है? वो हैं आपके सैयद हैदर रजा साहब, है ना? ए ऑप्शन इज करेक्ट, सैयद हैदर रजा साहब, जिनका नई दिल्ली में देहावसान हो गया था 2016 में। चित्रकार थे, काफ़ी अच्छे चित्रकार थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है ना? तो ये सबसे बड़ी चीज़ कि मानव सभ्यता को जो बताता है वो सबसे बड़ा देश का संग्रहालय कहाँ पे है, वो ये पूछा है, वो है आपका भोपाल में। ए ऑप्शन इज करेक्ट, भोपाल में, है ना? और जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भोपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की जो राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद थी, उनका नाम क्या था? तो क्रोएशिया की जो मेन लीडर हैं, वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम पूछा है। तो ये है आप, मतलब जो वहाँ की मतलब पीएम हैं, उनका नाम पूछा है इसमें। तो वो हैं आपकी कौन? वो हैं आपकी कोलिदा गर्बर कितारोविच, है ना? कितारोविच उस टाइम मैच देखने के लिए आई थी और उन्होंने अपनी टीम का हौसला अफजाई की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार में उसी में शामिल कर दिया गया, है ना? कौन सा ऐसा केस था जिसके बिहाफ पे आर्टिकल 21 का जो कार्य क्षेत्र है उसके मतलब कार्य क्षेत्र में बढ़ावा किया गया? तो वो है आपका कौन सा?
वो है आपका आंध्र प्रदेश वर्सेस उन्नियन कृष्णन, है ना। ये वो केस था जिसकी वजह से आर्टिकल 21 को बढ़ा दिया गया और शिक्षा के अधिकार को उसी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, उन्नियन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 क्वेश्चन, ऋग्वैदिक में पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणी जो होते थे वो होते थे आपके व्यापारी वर्ग के लोगों को पणी कहा जाता था। ठीक है, पणी किसको कहा जाता था? व्यापारी लोगों को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? है ना, चंड प्रद्योत कौन से प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये क्वेश्चन है आपका। तो जो चंड प्रद्योत थे वो थे आपके अवंती के राजा, है ना। अवंती के कौन राजा थे? चंड प्रद्योत। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख फिरोज शाही के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके जियाउद्दीन बन्नी, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बन्नी किसके लेखक हैं, रचनाकार हैं? तारीख फिरोज शाही के जियाउद्दीन बन्नी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44, जो कि गवर्नमेंट ने मतलब MPPCS ने उसको डिलीट कर दिया था, तो इसको हटा दिया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 45। हाँ, 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो कौन से ईयर में पास हुआ? वो हुआ आपका 1856 में। कब हुआ? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? जो करेवा भू आकृति है वो हिमालय के कौन से भाग पे पाई जाती है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय पे, है ना। कश्मीर हिमालय पे कौन सी भू आकृति पाई जाती है? करेवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। सूची 1 सूची 2 दोनों को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए हैं उसके कूट। एक तरफ खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, एक तरफ आपके खनिज संपदा दी गई है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो आपको बताना है कि काला हांडी कहाँ पे है, जावर कहाँ पे है, कोलार कहाँ पे है, मोसावनी कहाँ पे है ना। और इसके कौन से खनिज यहाँ पे मिलते हैं? तो काला हांडी में कौन सा मिलता है, जावर में कौन सा मिलता है, कोलार में कौन सा मिलता है, और मोसावनी है। इस तरीके कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता होना चाहिए। जो आपको आता है आप उसे सबसे पहले लगाएंगे, और जो नहीं आता तो उसे आप बाद में छुएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कोलार की खाने हैं, है ना, जो आपकी कोलार की खाने हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं और किस चीज़ के लिए पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं आपकी सोने के लिए। ठीक है, कोलार की खाने किस चीज़ के लिए हैं? गोल्ड माइंस। कोलार की मिला दो आप सोने से, है ना। फिर आप काला हांडी किस चीज़ के लिए है? बॉक्साइट के लिए है, तो 3 से मिला दीजिए। जावर किसके लिए है? जस्ता और शीशे के लिए है, तो 4 से मिला दीजिए। बचा चौथा मसावनी, वो तांबे के लिए हो गया। तो इससे बना आपका पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? है ना, इसमें एक तरफ वन्य जीव अभियान दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत मैच है ना। गलत मैच बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुकाविका है, मुकाम्बिका, वो आपका कर्नाटका में है, सही है। आपका डालमा झारखंड में है, ये भी सही है ना। और आपका जो नैयर है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं आता है। कोटी गांव आपका गोवा में है। तो ये 3 तो करेक्ट हैं, लेकिन हमें ये पता है कि नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं आता। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि सही मैच नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो इसमें अब जनगणना से क्वेश्चन है, और इसमें दशक में जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम, जो सबसे अधिक गिरावट हुई है
वो पूछा है कौन से ईयर में हुई थी, है ना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1961-71 के दशक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961-71 के दशक में। ठीक है, 50वां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगले क्वेश्चन 50 हम अगली क्लास में करेंगे। 50वां क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों के जो नाभिक हैं उनको जोड़ता है, किन केंद्रों को जोड़ता है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज जो गलियारा है ना, उस वो कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इसको अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से केंद्र बिंदुओं को जोड़ता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि ये जोड़ता है आपका सिलचर और पोरबंदर को, है ना। तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 51 को कर लेते हैं, जिससे कि हम दूसरी स्लाइड में अब नया ही क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना। जो बानमौर है वो कौन से जिले में आता है, तो वो आता है आपका मुरैना में, है ना। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक विकास केंद्र जो कि बानमौर आपका है वो कौन से ज़िले में है, वो है आपका मुरैना में। तो ये 51 क्वेश्चन हो गए आपके। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आए होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको गेन हो रही होंगी। तो अगली जो क्लास है वो टाइम से आपको मिल जाए, है ना। अगले जो नेक्स्ट 51 से लेके मतलब 52 से लेके जो 100 तक के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।